चलिए बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, एक रेखा का अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट मीन्स होता है अंतःखंड, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म एक लाइन का क्या होगा, जैसे एक आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये वाला है एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। कोई एक लाइन है, रेखा, वो इन दोनों एक्सिस को कट करता हुआ ऐसे निकल गया, तो आप कहेंगे इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ये हुआ एक्स अंतःखंड और ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो एक्स एक्सिस को कट किया होगा, ये किसी न किसी बिंदु पे कट किया होगा, तो एक्स एक्सिस के किसी भी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कुछ मान लेते हैं ए। इस ए 0 टाइप का रहा होगा, ये लेंथ ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। वाई एक्सिस को जिस बिंदु पे काटा है उस बिंदु का निर्देशांक सर 0 बी टाइप का रहा होगा। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये एक जो लिए हैं वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ऐसे, और जो बी है वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रहा होगा। बोलते हैं ना आप, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये जो लाइन है, आपने जो इंटरसेक्टिंग लाइन खींचा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रतिच्छेद करता हुआ निकल गया इन दोनों बिंदु पे, तो इस लाइन को, अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, तो कल हमने लाइन का इक्वेशन लिखाने सिखाया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वहां से भी जो आएगा वही इक्वेशन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या सर, x बाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है a, एक्स एक्सिस पे a है, x बाई a प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट क्या है b इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्म होता है इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म है। किसका? एक रेखा का, जिसमें a क्या है सर, a है x इंटरसेप्ट। a क्या है? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है x अंतःखंड। x अंतःखंड, x अंतःखंड का मीनिंग क्या हुआ कि ये x एक्सिस को a यूनिट दूरी पे काटा होगा, x अंतःखंड का मतलब। b क्या है यहाँ पे सर? b है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यानी y अंतःखंड। y अंतःखंड का तात्पर्य क्या हुआ सर? इसने y एक्सिस को b यूनिट दूरी पे कट किया होगा। ठीक है, तो ये दो बिंदुएं जिस पर ये रेखा कट किया, ये बिंदु a है मान लेते हैं और ये बिंदु b है। तो बताइए a और b के बीच का दूरी भी निकालने को बोला जा सकता है। तो ए बी बराबर क्या होगा? ए और बी के बीच की दूरी को ए बी से लिखते हैं हम लोग। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं आप, या तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगा कर सकते हैं। दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और वो चीज़ यहाँ से भी डायरेक्ट दिखेगा आपको। क्या इस ट्रायंगल में ये क्या है? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी बराबर हर हाल में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे आप कोऑर्डिनेट के मदद से डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए या पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण वाला निकालिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म स्क्वायर। प्रश्न है कि रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6, इसका मतलब ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो लाइन है वो x y दो वेरिएबल वाला है। इसका मतलब है कि ये लाइन जो होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करता हुआ जाएगा। वन लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, और एक तो खुद x एक्सिस हो गया और एक तो y एक्सिस हो गया। तो तीन लाइन हो गया आपके पास,
एक ये, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और 3 लाइन से त्रिभुज बन जाता है आपका। तो वही बोल रहा है कि बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको फिगर नहीं बनाने की आवश्यकता है। हमने अभी आपको बताया कि किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप। ये एक लाइन है ना, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में केवल ये ध्यान रखिए कि राइट साइड 1 था। इंटरसेप्ट फॉर्म जब हमने लिखा था इससे पहले, तो वहाँ राइट साइड 1 था, यानी आपको राइट साइड 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा? 6 डिवाइड करके। आप 6 से पूरा डिवाइड करना, तो क्या ये x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसी लाइन का क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया? x/a प्लस y/b बराबर 1। यहाँ हमेशा 1 होना चाहिए, तभी आप बोलोगे इंटरसेप्ट फॉर्म में है ये। जैसे ही ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे ना, तो x के नीचे वाले को x इंटरसेप्ट कहा जाता है और y के नीचे वाले को y इंटरसेप्ट। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर ट्रायंगल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस के जगह पे x इंटरसेप्ट काम करेगा, बेस के जगह पे x इंटरसेप्ट अभी दिखाया था फिगर में, बेस, और हाइट y इंटरसेप्ट था आपका। x इंटरसेप्ट होगा बेस और y इंटरसेप्ट होगा हाइट। तो आपको लिखना उखना कुछ नहीं पड़ेगा, बस खाली ये ध्यान रखिए कि कभी भी एक लाइन और 2 एक्सिस के साथ अगर बने हुए ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो सर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जल्दी से देखेंगे क्या है, और एरिया होगा हाफ इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कितना है? जो x के नीचे है 3, और y इंटरसेप्ट कितना है? जो y के नीचे है 2। इसलिए एरिया होगा 3 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट में रहेगा, 3 यूनिट स्क्वायर। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है कि एक रेखा है, इसका इक्वेशन इस बार दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 10। अब पूछ रहा है x एक्सिस y एक्सिस के साथ बना हुआ ट्रायंगल एरिया निकालिए। तो ठीक है, इस वाले को हमें इक्वेशन को लिखना है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इधर 1 बनाना होता है राइट साइड। तो हम 10 से जब भाग देंगे तब बनेगा। तो 10 से जब भाग देंगे तो x के नीचे केवल 5 रहेगा, और y के जो नीचे होगा वो 5/3 रहेगा। 10 से भाग देना, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी? 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग देंगे तो 3/10 तो कॉफिशिएंट होगा, तो उसके बेस में तो 10/3 कहेंगे ना। हमको बेस लिखना है नीचे वाला, और ये 10 से डिवाइड होकर क्या बन गया? तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म जल्दी से देख लेना है कि x के नीचे क्या है, y के नीचे क्या है। x के नीचे जो रहा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक कॉफिशिएंट छिपा रहना चाहिए, तभी नीचे वाला बेस और हाइट का काम करेगा। आपको x इंटरसेप्ट की जगह रखेंगे हम लोग 5, और y इंटरसेप्ट की जगह रखेंगे 10/3। 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 स्क्वायर करेंगे तो 25/3 एरिया है, इसलिए यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आंसर। एक और सवाल करके दिखाइए हमको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y बराबर माइनस, ले लो आप 15। एक इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y बराबर -15 और x एक्सिस y एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का एरिया क्या हो? तो इस बार भी हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन का, वो 2x प्लस 3y बराबर -15 दिया हुआ है। अब बोल रहा है x अक्ष y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम अपने इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो x बटा में -15/2 और y बटा में -15/3, तो इसीलिए 5 बन जाएगा आपका। इज इक्वल टू, इधर -15 से भाग दिए तो 1 आ गया, इधर हमेशा 1 बनाना हमारा टारगेट होता है। तो x इंटरसेप्ट एरिया निकलता है डेल बराबर हाफ इंटू x अंतःखंड गुणे y अंतःखंड। तो x अंतःखंड हो गया -15/2 गुणे y अंतःखंड -15/3। अब कहोगे 2 3 से 5 बार में गया, 15 गुणे 5 75 बटे में 2 दूनी के 4 यूनिट स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यही माइनस यहाँ से उठकर
ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि यहाँ माइनस रहता और यहाँ पर 18 हो जाता, ऐसा कुछ, ऐसा इक्वेशन एक दे देता कि 2x माइनस 3y बराबर प्लस 18, x एक्सिस y एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपका आंसर क्या होगा? करिए। आपका इस बार जो लाइन का इक्वेशन दिया है वो 2x माइनस 3y बराबर 18 दिया है। ये x एक्सिस और y एक्सिस द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको। तो आप कहेंगे ठीक है, जो लाइन का इक्वेशन इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में डालते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए इधर राइट साइड 1 होना चाहिए, 18 है तो हम 18 से भाग देंगे तभी 1 बनेगा। तो दोनों साइड इधर भी 18 से भाग देंगे तो ये बनेगा x बाई 9, 18 से 2 कट जाएगा 9 बार में, और 3 से 18 कटेगा, y बाई 6 इज इक्वल टू 1। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में सर हमने देखा था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 को इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। तो ये जो माइनस है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाई 9 प्लस चाहिए ना बीच में आपको ओरिजिनल इंटरसेप्ट फॉर्म में, y बाई माइनस 6 बोल सकते हैं, अभी भी माइनस हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओरिजिनल इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये होता है ना x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आपको सब कुछ मैच कराना है, राइट साइड 1 होना चाहिए, बीच में भी क्या होना चाहिए? प्लस। तो बीच में अगर प्लस रखे तो क्या मुझे 6 को माइनस 6 बोलना पड़ेगा। अब आपको ये जो बना इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें x इंटरसेप्ट क्या है? प्लस 9, x इंटरसेप्ट क्या है? प्लस 9, और y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस 6। तो माइनस 6 ये खाली कह रहा है कि y जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव है वो निगेटिव, तो निगेटिव y एक्सिस को 6 यूनिट दूरी पे काट रहा है बस, बट काट तो रहा है ना। तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले या थर्ड क्वाड्रेंट में निकाले या फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाले, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको माइनस से नहीं लेना है एरिया निकालने में, केवल इसकी वैल्यू लेनी है। वैल्यू क्या है? 6 यूनिट, यही लेना है। माइनस क्या शो कर रहा है? क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। ये किस क्वाड्रेंट में एरिया निकल रहा है? तो x कैसा? पॉजिटिव, और y कैसा? निगेटिव। x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का निर्माण होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बट एरिया तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस के जगह x इंटरसेप्ट और हाइट के जगह y इंटरसेप्ट। केवल 6 लेंगे आप, माइनस 6 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे वाले एक्सिस को दिखा रहा है बस। तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये कट जाएगा 3 बार में, और 9 तिया 27 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर होगा। कोई फर्क पड़ता है प्लस रहे या माइनस? नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ, 27 आंसर सही है।
m1 बराबर m2। कब? जब लाइंस पैरेलल होंगे। तो कंडीशन डायरेक्ट पूछा जाता है, उसको आप समझा देते हैं, पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है ये? यदि दो लाइन, ये लाइन का क्या इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपस में क्या है? पैरेलल, समानांतर है। तब इनके अपने अपने स्लोप होंगे। पहले लाइन के स्लोप को m1 से बताया गया है और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 बोला गया है। जब लाइन पैरेलल होगा तो इनका स्लोप जो होगा वो आपस में बराबर होगा। स्लोप बराबर का मतलब हो गया कि सर x के कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा a1/a2 वो y के कॉफिशिएंट b1/b2 आपस में बराबर होगा, तभी लाइन पैरेलल हो सकता है। यानी कहने का मतलब एक लाइन अगर 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 है तो डेफिनेटली दूसरा जो लाइन होगा वो x का कॉफिशिएंट अगर मान लो 4 ले लिए, यहाँ y का कॉफिशिएंट भी आप डबल किए हो ना, ये भी 6 लेना पड़ेगा और इधर जो भी रहना है कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं। x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। अगर मान लो यहाँ 2 है तो आप यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3 लिख सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। ये भी तो 1/1 बन जाएगा आपका। तो x और y के कॉफिशिएंट हमेशा क्या रहेंगे इस केस में? पैरेलल वाले में बराबर रहेंगे। दूसरा आपको ये है दूसरा पॉइंट कि सर अगर दोनों रेखा पैरेलल न होके क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाए, तब उनके अपने अपने स्लोप होंगे। एगो का m1 एगो का m2 होगा।
ये लाइन है, पहला रेखा ये है, इसका इक्वेशन है वही सेम चीज, और दूसरा ये है, इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो रिलेशन परपेंडिकुलर के केस में दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लो एक इक्वेशन आपको मैं दिया 2x + 3y + 9 = 0, ऐसा कुछ दे दिया, तो दूसरा इक्वेशन में हम x y का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x, तो अब आप कहोगे कि सर m1 मुझे क्या दिख रहा है, -2/3 दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2y ऐसे क्रॉस करके देखो, या ये भी मैंने लिख दिया है a1 × a2, 3 दूनी के और 3 दूनी के जोड़ने पे 0 आ जाएगा। तो इधर क्या है वो डजेंट मैटर, कुछ भी हो जाए आपका, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोफिशिएंट देख के ना ऑप्शन छाड़ दोगे कि मान लो बोला जाए कि इस प्रश्न दिया जाता है कि इस रेखा के लंबवत कौन सी रेखा है, तो आप देखोगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये कोफिशिएंट आपस में बदल गए हैं, 2 3 इंटरचेंज होके 3 2, अगर चिन्ह प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता है तो प्लस। किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। और पैरेलल के लिए कुछ नहीं चेंज होगा, 2 2 3 3, प्लस प्लस माइनस माइनस, सेम चीज होना चाहिए, याद रह जाएगा बात। एक केस है पूरा। एक और हो जाता है कौन सा, कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा उसको देख लेते हैं, ये नोट करिए। तो पैरेलल पहला पॉइंट था, या तो परपेंडिकुलर या तो कोइंसिडेंस, आपस में संपाती। वही है तीसरा, इफ 2 लाइन्स दिस एंड दिस आर कोइंसिडेंट। देन इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1, वहाँ x का कोफिशिएंट a2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट b1, वहाँ y का कोफिशिएंट b2, और यहाँ c1 वहाँ c2। ये सब के सब का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी दो रेखा इतना और इतना संपाती हैं, है ना, संपाती हैं, यानी ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक है। तो कंडीशन क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इस तरह का जब सिचुएशन आ जाता है तो क्या अनंत हल होते हैं। इस वाले केस में पूछा जाएगा कि दोनों जो लाइन होंगे अगर संपाती होंगे उनके हल की संख्या क्या है, कितने हल होंगे, तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अक्सर जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल था, पहला वाला केस, तो लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, जब तक एक लाइन दूसरी लाइन को टच नहीं करे, इंटरसेक्ट ना करे, तब तक हल ही नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर वो निकल जाएगा, नीचे से ये निकल जाएगा, तो वहां कोई हल नहीं था पैरेलल वाला में। और एक क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो एक के बिंदु पे ना काटेगा, और एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एक हल हो जाता है, इसमें अनंत हल हो जाता है। तो ये भी पूछ लिया कभी कभी कि जब दो रेखा आपस में समानांतर है तो कोई हल नहीं, संपाती है तो अनंत हल है, और प्रतिच्छेदी है तो एक हल है। तो पैरेलल वाला प्रतिच्छेद, परपेंडिकुलर वाला प्रतिच्छेदीय न कहलाएगा, 90 डिग्री पे कहलाएगा। केस याद रखिए। अलजेब्रा में हुआ होगा ऐसा डिस्कस, नहीं हुआ था अलजेब्रा में, वहां से कर लीजिए। दिया है प्रश्न कि 2x + 3y + 9 = 0, 3x + ky + 10 = 0 आपस में क्या है, लंबवत, यानी परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो आपने दो केस पढ़ा है। पहला, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, यानी इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, m1 × m2 = -1 होना चाहिए, पहला केस। दूसरा आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइन के लिए a1 × a2 + b1 × b2 0 होना चाहिए, ये चीज पढ़ा। और दोनों का जो कंक्लूजन हम लोग निकाले वो ये निकाले कि सर जब भी लाइन परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो इनके कोफिशिएंट जो होंगे वो आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो x y के कोफिशिएंट क्या है सर, x का 2 और y का 3 है, तो
अगले इक्वेशन में, अगले लाइन के इक्वेशन में ये जो 2 और 3 है वो बन जाएगा 3 और 2। तो देखो यहाँ 3 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ k की जगह क्या होना चाहिए 2। बट सर अगर इन दोनों के बीच में प्लस है तो इन दोनों के बीच में माइनस भी होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस रहता, तो यहाँ तो ऑलरेडी ये प्लस दे दिया है, इसका मतलब इस 2 को हम -2 लेंगे तब ये गुणा होकर के -2y बन जाएगा। इसलिए k का मान क्या होना चाहिए? क्या आपको m1 गुणे m2 लिखना है? नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर करना है। अब यहीं पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगला सवाल बना देते हैं कि अगर यहाँ लंबवत के जगह समानांतर दे दे, समांतर है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर की जगह क्या दे दे पैरेलल है, तो बताइए k का मान क्या हो जाता? दूसरे क्वेश्चन ऐसे हम हटा दे रहे हैं। -2 पिछले सवाल का आंसर था, इसका आंसर क्या? हाँ, तो आप कहोगे लाइन जब पैरेलल होता है तो सर उसके स्लोप आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर स्लोप बराबर हैं तो इसका मतलब m1 बराबर m2 तो तभी ना आएगा जब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, आप कहोगे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ क्या बन गया? सर ये तो सेम नहीं है, ये 2/3 रेशियो दिख रहा है इसका, तो इसका भी 2/3 होना चाहिए। तो बताइएगा 3 ऑलरेडी है, इसमें कौन सी का भाग देंगे कि 2/3 हो जाएगा? तो आपको 3 ऊपर रखना है, 2/3 चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, इसमें भाग देंगे, अगर नीचे 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 2/3 आने के लिए यहाँ 9 रखना चाहिए, नहीं कट जाएगा, 3 बार में 2/3 ऊपर चला जाएगा। तो इस बार k का मान क्या हो जाएगा? क्या हमने भाग दिया? 9/2 का, तो k का मान क्या हो जाएगा? 9/2 अर्थात 4.5। अगर मान लो ये चीज आपको नहीं करने आया तो कोई बात नहीं, ये बताइए जब लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है? लाइन जब पैरेलल होते हैं तो स्लोप में रिलेशन होता है m1 बराबर m2। m1 बराबर m2 का मतलब हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 होता है ना। कब? जब लाइन पैरेलल होता है। a1 के जगह क्या दिख रहा है? 2, और a2 के जगह क्या दिख रहा है? b1 के जगह क्या दिख रहा है? और b2 के जगह क्या दिख रहा है? तो k का ही मान निकालना है। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो k बराबर 9/2 आ जाएगा, यानी 4.5। वैसे आंसर हो जाएगा, 4.5 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़िया। हाँ, कोइंसिडेंट लाइन है इस बार, दोनों संपाती है, दोनों लाइन। संपाती में तो तीनों ही रेशियो बराबर होते हैं। जब दो रेखा आपस में संपाती होता है तो संपाती के केस में, कोइंसिडेंस के केस में, क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो सर a1 के जगह क्या है? 2, और a2 के जगह p दिया है, और b1 के जगह 3 है, और b2 के जगह 9 है। काम इसी से हो जाएगा, आप c1/c2 लेने की आवश्यकता नहीं। आप कहोगे 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, p बराबर 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 6। और ध्यान से देखिए, जब रेशियो बराबर है तो जिसका कॉफिशिएंट गिवन है दोनों इक्वेशन में, y का कॉफिशिएंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सीधे देखो कि ये इस कॉफिशिएंट का ये वाला कॉफिशिएंट किस प्रकार से रिलेटेड है? 3 गुना है। तो सर x का कॉफिशिएंट भी 3 गुना ही होगा। अगर 3 9 तो 2 तिहाई, इसीलिए p का मान डायरेक्ट क्या कहना है आपको? 6 करना है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर हो गया तीनों प्रकार का लाइन?